कि साइबर क्राइम है क्या, कितने प्रकार का होता है और हमें इससे बचना कैसे है, और साइबर क्राइम अगर हम विक्टिम हैं या हमारे साथ घटित हो जाए तो फिर हमें क्या करना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट में मैंने कही है, साइबर क्रिमिनल्स की एक लाइन है, सबकी बारी आएगी, ठीक है ना। कुछ के साथ तो घटित हो चुका है, जो बच चुके हैं वो शिकार होने वाले हैं। हमें नहीं पता लगता कि हम साइबर क्राइम के शिकार कब हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। बसंत कुमार जी हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करूंगा कि जो जोश आज आप में है ये ज़िंदगी भर कायम रहे। ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं आपकी जगह ही बैठा हुआ था, 8 साल ही हुए हैं। और हाँ, और इधर बोलने वाले की मैं भी सुन रहा था। तो कॉमन सी बात है कि जो जोश और खुशी और हंसी, चाहे कैसा भी पल आए, कैसी भी सिचुएशन आए, सफलता मिले असफलता मिले, ये कायम रहना चाहिए। यही मोटिव है ज़िंदगी का सबसे बड़ा। ये सबकी ज़िंदगी में होता है। बाकी माई सेल्फ इंस्पेक्टर बसंत चौहान, SHO साइबर क्राइम सोनीपत सिंस 8 months, and I am working already from 7 years in this field, 4 years in Faridabad and 3 years, 2 years in Gurugram and 1 year here. I arrest at least 2000 criminals from all over India. एंड फ्रॉम अस नो कॉर्नर लेफ्ट। ऐसा कोई कोना नहीं भारत का जहाँ से हमने मुलजिम को ना उठाया हो। पैन इंडिया नहीं, ये पैन वर्ल्ड क्राइम है। तो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तब से ये क्राइम हमारी सबकी नज़रों में आया। सभी को पता है उस टाइम बहुत थोड़ा था, उससे बाद ये हज़ारों गुना बढ़ चुका है। तो इसमें हमें समझना क्या है कि साइबर क्राइम है क्या, कितने प्रकार का होता है और हमें इससे बचना कैसे है, और साइबर क्राइम अगर हम विक्टिम हैं या हमारे साथ घटित हो जाए तो फिर हमें क्या करना है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ लास्ट में मैंने कही है, साइबर क्रिमिनल्स की एक लाइन है, सबकी बारी आएगी, ठीक है ना। कुछ के साथ तो घटित हो चुका है, जो बच चुके हैं वो शिकार होने वाले हैं। हमें नहीं पता लगता कि हम साइबर क्राइम के शिकार कब हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर मैं साइबर क्राइम का विक्टिम हूँ तो मैं क्या करूँ। ये बात जिसको पता है वो साइबर क्राइम से भी बच जाता है। तो मेरा मानना है कि आप जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ 15-20 मिनट 30 मिनट जितने भी मुझे लगेंगे, आप शांति से सुनेंगे और उस चीज़ को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि अवेयरनेस ही इसका इलाज है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बाहर में नाका लगा के उसको पकड़ लूँगा। यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो साइबर क्राइम जो है, साइबर क्रिमिनल्स, आप ये देख कर कि आदमी बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, जवान है, क्या है, उसी प्रकार से उसको हिट करने की कोशिश करता है। तो वो मोडस ऑपरेंडी अपनाता है। जैसे कि आज आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं उस साइबर क्राइम को डिस्कस करूंगा जिससे स्टूडेंट प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग है। तो साइबर क्राइम क्या है, किसी भी डिजिटल डिवाइस के द्वारा, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई भी ऐसा कार्य जो कानून सम्मत नहीं है, उससे आपका डेटा थेफ्ट कर लिया जाए, आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली जाए और उसके द्वारा फिर आपको कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाए या फिर आपकी डिफेमेशन की जाए, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, जिसमें एक डिजिटल डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम के प्रकार क्या हैं? साइबर क्राइम के प्रकार कितने भी हो सकते हैं। साइबर क्राइम के प्रकार को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपकी जो मनोस्थिति है ना, या फिर आप क्या करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, क्या करते हैं, वो उस चीज़ को देखकर आपको हिट करते हैं। लेकिन ये 2 शब्दों में सिमटा हुआ है, नीड और ग्रीड। आपकी ज़रूरत और आपका लालच। 5% ज़रूरत के हिसाब से हम विक्टिम होते हैं, 95% हम लालच की वजह से हो रहे हैं। नीड क्या है, मैं कोरोना से ही उठा लेता हूँ। जैसे कि कोरोना के दौरान हमें ज़रूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स की। उस टाइम वो ही सबसे ज़रूरी असेट था जो हमें चाहिए था। तो उन लोगों ने क्या किया, नकली वेबसाइट्स बनाई,
उस नकली वेबसाइट्स का नाम नामी गिरामी कंपनियों पे रखा जो सिलेंडर और वो बनाते थे। वहाँ पर उन्होंने एक लिंक दिया, उसको क्लिक करें, अपना डेटा भरें और इतना पैसा पे करें, आपको ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या सिलेंडर मिल जाएगा। और पेमेंट आपको पहले करनी होगी। पेमेंट कर दी लेकिन हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला। इस तरह करोड़ों रुपया इंडिया का लूटा गया। उसमें हमने जयपुर से 9 आदमी अरेस्ट किए थे और उनसे बहुत बड़ा फ्रॉड निकला था। ये थी ज़रूरत। लालच क्या है? लालच ये है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा देता हूँ, 10,000 रुपये लगा देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और ये 20,000 हो जाएंगे। मेरी पॉलिसी चल रही है, मेरे से किस्तें भरी गई 6, 7, 8, उसके बाद मेरे से नहीं भरी गई, वो फ़ोन करेंगे कि आपकी 4 महीने से लैप्स है, आप लमसम इतना अमाउंट भर दीजिए, आपको इतना मिल जाएगा। तो इस तरह लालच हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी लालच हो सकता है। वो आपको एक एक्सटॉर्शन कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे और लड़की बन के बात करेंगे। तो पैसे का भी लालच हो सकता है, शरीर का भी लालच हो सकता है, लालच कुछ भी हो सकता है। आपको लालच देंगे और आपको शिकार बना लेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों की जड़ में क्या है कि साइबर क्राइम से हम बचे कैसे, कि सबसे बड़ा राज इसी में छिपा हुआ है कि उसमें डेटा चाहिए। डेटा क्या है आपको ये समझना होगा। आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी, तो डेटा इज़ मनी। साइबर क्रिमिनल्स की एक कहावत है, डेटा इज़ मनी। अब डेटा क्या है? डेटा है आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। डेटा है आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी पूरी फ़ोटो जो मैंने बोला है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और एट लास्ट आपका मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है। अब जो भी साइबर क्राइम होगा इन्हीं का इस्तेमाल करके होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको करना क्या है? हमको ये डेटा ही बचाना है, यानी हमें अपना आइडेंटिटी थेफ्ट बचानी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी कोई आइडेंटिटी ना चुरा पाए। अब आइडेंटिटी हम कहाँ कहाँ विजिबल करते हैं और इन सब चीज़ों को हम कहाँ कहाँ देते हैं? 2 प्रकार से होता है साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया और फाइनेंशियल। समझते हैं ना दोनों टर्म्स को? सोशल मीडिया और फाइनेंशियल। गर्ल्स जो हैं वो मोस्टली सोशल मीडिया की शिकार हैं, जो यहाँ बैठी हुई हैं। हम टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, हम इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, हम ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली यही करते हैं ना। तो ये सोशल मीडिया, हम पहले सोशल मीडिया डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फाइनेंशियल पे आते हैं। कनेक्टेड दोनों हैं। सोशल मीडिया से वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, डेटा थेफ्ट करते हैं और उसको आपको फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार होने में यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है? मान लीजिए आपको कहीं कोई पैसा भेजना है किसी को, किस माध्यम से भेज सकते हैं? या तो मोबाइल नंबर पे यूपीआई कोड, QR कोड स्कैन करेंगे, वो भी यूपीआई के माध्यम से ही हो गया। तो ये कुछ मेथड्स हैं, लेकिन उसमें अगर आप पैसे को भेजोगे तो उसके लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? आपको आपका डेबिट कार्ड चाहिए, फ़ोन चाहिए, उससे आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। सिंपल बात है ना। तो जब आप किसी को मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से किसी को पैसा भेज रहे हैं और किसी भी आपकी जो इंटरमीडियरीज है, जो आपने पैसा भेजने के लिए गेटवे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उससे आपका डेबिट कार्ड कनेक्ट नहीं है, तो आप बता सकते हैं मुझे, आप भेजते हैं पैसा, पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं? खड़े होंगे आप ज़रा। तो आप जो देखिए, मैं आपसे जानकारी इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपकी नॉलेज पता लगे, आपको पता नहीं है तभी हम शिकार हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ, ये ना सोचें कि आपको बुरा ना लगे इस चीज़ का। तो आप जब कोई भी कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? फ़ोन पे। फ़ोन पे है आपके फ़ोन में? मान लीजिए फ़ोन पे करना है आपको मुझे, तो आपका एक डेबिट कार्ड होगा। तो फ़ोन पे आपने अपना इंस्टॉल किया फ़ोन में, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा फ़ोन पे से पैसा भेजने के लिए, वो बताइए। क्या क्या चीज़ मांगता है वो आपसे? नहीं, सबसे पहले बैठिए आप। सबसे पहले आपका डेबिट कार्ड जो होता है उस पर 16 डिजिट का नंबर होता है, वो एक्सपायरी डेट मांगेगा, ठीक है? वहाँ आपका नाम मांगेगा और नहीं, आपका CVV कोड मांगेगा, लास्ट में आपसे OTP मांगेगा। यही चीज़ मांगेगा ना। या तो डायरेक्ट CVV से हो जाएगी पेमेंट या OTP से हो जाएगी।
अब फेसबुक चलाता है कोई? फेसबुक नहीं चलाते? बहुत सारे चलाते होंगे फिर भी। तो फेसबुक पे जब हम अकाउंट बनाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल आप प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, मेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो उस पर हम सोशल मीडिया अकाउंट बनाते टाइम क्या करते हैं हम सबसे पहले, वो बताइए। वो आपका नाम मांगेगा, प्लीज लिसन, आपका नाम मांगेगा, यहीं सब कुछ छिपा हुआ है। आप ये देखो, वो आपका फोटो मांगेगा, ठीक है, और उसके पश्चात आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आपकी मेल आईडी मांगेगा, ये सारी चीज़ें आप भर देते हो उसमें। उसको भरने के बाद क्या करते हैं हम, जब हमको लाइक्स चाहिए, अब यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं और आप में से किसी ने, सबको लाइक्स चाहिए, सबको एक दूसरे को दोस्त बनाना है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए। सिंपल, इस बात को अदरवे में लेने की जरूरत नहीं है, सभी के दोस्त हैं। और आज हम 21वीं सदी में हैं तो ये चीज़ें हम खुल के बोल सकते हैं। तो क्या है, क्या करेंगे हम, उनको ओपन कर देंगे। वहाँ जब हम प्राइवेसी सेटिंग्स में जाते हैं तो हम अपना प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर, मान लीजिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी, या मैंने अपना पैन कार्ड नंबर भर दिया, या मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया जो बैंक में रजिस्टर्ड है, वो सब कुछ पब्लिक या फ्रेंड्स पे है, तो वो तो देख लिया ना सभी ने। और उधर उसको क्या चीज़ चाहिए, यही सारी चीज़ चाहिए। लास्ट में उसको क्या चाहिए, OTP चाहिए बस, और वो CVV से भी काम चल जाता है। तो कॉमन सी बात है कि वो आपका डेटा उधर से चोरी करेगा और उसको फाइनेंशियल फ्रॉड करने में इस्तेमाल करेगा। तो आप लोगों ने जब भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है, उस सोशल मीडिया अकाउंट पे आप अपना जो नाम है, फ़ोटो है, उसको फ्रेंड्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्रेंड्स उनको बनाइए जो आपके जानकार हों, जिनको आप बाई फेस जानते हों। जिनको देखा ही नहीं है आज तक, उनकी ज़रूरत कहाँ है। उसकी ज़रूरत विराट कोहली को, जिसको एक लिखने के लिए करोड़ों मिलियंस रुपए मिलते हैं। आपको क्या मिलता है, साइबर फ्रॉडस्टर और आपका खाता खाली। वो झूठे लाइक्स लेने के लिए आप अपनी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहीं पे गर्ल्स को मैं बता देता हूँ, फोटो समझिए, मॉर्फिंग वर्ड सुना है? तो आप लोग समझिए कि आपके पास एक मेल आती है कि मेरे पास आपके ऑब्सीन फोटोज़ हैं, आपके पिता को आती है, आपके भाई को आती है, आपकी सिस्टर के मेरे पास ऑब्सीन फोटोज़ हैं और मैं उनको वायरल करूँगा और आप मुझे इतने पैसे दीजिए। भाई और पिता करेंगे क्या, उनको देने पड़ेंगे, और वो फ़ोटो आपकी होगी, लेकिन आपने कभी भी ऐसी कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करी, ना किसी और से कराई। दिक्कत क्या है कि उसने आपका चेहरा ले लिया और मॉर्फ कर दिया, उसमें शरीर किसी और का लगा दिया, चेहरा आपका यूज़ कर लिया। तो अब आप सोचिए, जो DP आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू। तो आप उस फोटो को प्राइवेट रखिए, जितना प्राइवेट रहेंगे उतना ही आगे बढ़ोगे, कंसंट्रेशन रहेगी लाइफ में, पढ़ोगे अच्छा। उस DP को आप प्राइवेट रखिए ताकि आपकी उस DP का कोई मिसयूज़ ना कर सके, कोई आपकी ऑब्सीन मैसेज ना बना सके किसी भी तरीके का। तो DP, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, वहाँ से उसको मिल गया जिस पे OTP आना है। अब वो क्या करेगा, आप पहले क्या होता था कि आपको अपने डिवाइस में कोई भी लिंक जो आता था उसको स्टोर करना पड़ता था, तब जाके मलवेयर आपके फ़ोन में आता था, रैंसमवेयर, जिसको आप समझते होंगे पढ़े लिखे बच्चे हो। तो उससे क्या होता था, वो एक्सेस ले लेता था, या तो आपके टेक्स्ट की ले लेता था, या आपकी व्हाट्सएप की ले लेता, या फेसबुक की ले लेता। आजकल क्या है, सिर्फ आपको एक टेक्स्ट आएगा और आप उसको सीन करेंगे, मलवेयर आ गया। उसके लिए आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए एक टेक्स्ट मैसेज आता है, आपने उस टेक्स्ट मैसेज को खोला, सीन किया और आपके टेक्स्ट की एक्सेस चलेगी वहाँ। उस पर सिर्फ आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब OTP कहाँ आता है, कितनी जगह आता है, मेल पे आता है और टेक्स्ट मैसेज में आता है। तो जैसे ही वो टेक्स्ट मैसेज में OTP आएगा वो देख लेगा, और बाकी सारी चीज़ें इसने ऑलरेडी ले रखी हैं, वो आपका खाता खाली कर देगा। फिर हम सोचेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा खाता खाली कैसे हो गया। अरे मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही तो पब्लिक को बता रहा हूँ। अब मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, फ़ोटो खींच के उसके सामने, अब मैं पब्लिक को बता रहा हूँ मैं घर हूँ, मैं घर पहुँच गया। अब मैं स्टेडियम में रनिंग कर रहा हूँ, अब मैंने 6 घंटे रनिंग करी है। मैं तो अपनी लोकेशन पल पल की दूसरे को शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई लड़का आपका पीछा कर रहा है और आप उसको लोकेशन सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं, तो वो तो कहीं भी आपको हार्म पहुँचा सकता है। आप तो अनसेफ भी इतना हो गए हैं। अब मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने 2000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया। मेरा तो कोई भी दुश्मन हो सकता है, मुझे तो अपना परिवार और सिस्टम भी इस तरह नहीं बताना चाहिए कि रहता कहाँ है। फिर मैं अपनी सेफ्टी प्राइवेट रह के कर सकता हूँ।
उसी तरह आप अपनी सेफ्टी प्राइवेट रह के कर सकते हैं। तो नेवर टेल एनीबॉडी ऑन द सोशल मीडिया दैट यू आर वेयर। अपना फेस मत दिखाइए, किसको किस लिए दिखाना है, परिवार में रहिए। तो ये सोशल मीडिया के जो एडिकेट्स थे जो मैंने बताए हैं, जो बिहेव करना है, जब भी आप उस पर अपना नाम और फोटो डालें, उसको फ्रेंड्स रखें और फ्रेंड्स उन्हें बनाएं जो आप जिन्हें जानते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, ओनली मी, सेटिंग्स में होता है ना, ओनली मी, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब कुछ ओनली मी होना चाहिए, क्योंकि दूसरे को नहीं दिखाना है, ये बात याद रखें। हो सके तो जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं शेयर ही मत करिए, उसको सिंपल एक सेलुलर फोन में डालिए और रख दीजिए ओटीपी लेने के लिए। जो मोबाइल नंबर आप शेयर करते हो वो बैंक रजिस्टर्ड होना ही नहीं चाहिए। सबके पास डबल IMEI के फ़ोन हैं, एक IMEI में उसको रखिए जो बैंक में रजिस्टर्ड है, दूसरा नंबर जो जनरली यूज़ करते हो उसको कहीं दीजिए, किसी से बात करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक ही नंबर हो जिसको बैंक में भी रखते हैं, अब आप ये समझिए कि आप मॉल में जाते हैं, आप कोई परचेज करते हैं, तो वो आपसे कहते हैं भी ई बिल भेजूंगा, अपना मोबाइल नंबर बता दो। आप वही मोबाइल नंबर उनको पकड़ा देते हो जो बैंक में रजिस्टर्ड है, जिस पे OTP आना है। वो शाम को 50 पैसे रुपए के हिसाब से सारे नंबरों की लिस्ट बनाते हैं और उनको पकड़ा देते हैं, वो आपका डेटा सेल हो गया। आप इस तरह की जो कार्य हैं वो ना करें, पहली बात ये। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको सीखने से आगे चीज़ चलती है। ये तो चीज़ थी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया मैंने एक फेसबुक बताया है, सभी पे यही चीज़ लागू है। अब एक चीज़ और है, जो आप स्टूडेंट्स हैं, आप फेक ID बहुत बनाते हैं, यानी फ़ोटो किसी और का लगा दिया, नाम किसी और का रख लिया और किसी और के बारे में कुछ लिख दिया। समझ रहे ना मेरी बात? खासतौर पर गर्ल्स को इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मान लीजिए आज आपका कोई दोस्त है, हम साथ बैठे हैं, हमने साथ कोई फ़ोटो खिंचाए हैं, बैठे चाय पी रहे हैं, ठीक है, फ़ोटो खिंच के नॉर्मली, और वो आज लड़का, आप ठीक है, दोस्ती ख़त्म, आप पढ़ गए, आगे बढ़ गए, कोई नौकरी आपकी लग गई, अब आपकी शादी होने वाली है। अब समस्या क्या आएगी? वो आपकी शादी नहीं होने देगा। बहुत सारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में पड़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में सजग रहने की ज़रूरत है। तो किसी को फ़ोटो क्लिक करने का मौका ही मत दीजिए ना, चाहे दोस्त चाहे कोई भी, फ़ोटो क्लिक होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन पे। तो क्या होगा, वो एक ID बनाएगा, उस ID का नाम कुछ और किसी के नाम पर रखेगा, फ़ोटो किसी की लगाएगा और आपके बारे में या तो उन फोटोज़ को वायरल कर देगा या आपके बारे में कुछ लिख देगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचें और क्या करना है? पहली बात तो फ़ोटो क्लिक ही नहीं होना चाहिए। किसी ने मॉर्फिंग भी कर ली है, मान लीजिए फेसबुक पे कोई फ़ोटो वायरल कर दिया, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं जी ये फ़ोटो वायरल हो गई, लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग उन पर URL नहीं है। URL समझते हो? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, जो प्रोफाइल लिंक होता है। जैसे ही आपका 3 क्लिक डॉट्स आते हैं इधर, उनको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज, नीचे प्रोफाइल लिंक आता है। जब तक हम फेसबुक को प्रोफाइल लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगी कि ये किसकी IP से हुआ है। भाई नाम मेरा लिख दिया, फ़ोटो मेरा लगा दिया, तो सामने वाले को तो लगेगा ये बसंत ने किया है, लेकिन किया किसी और ने है। वो पता कैसे लगेगा? जिसके मोबाइल से हुआ, जिसके नंबर से हुआ, जिसका IP एड्रेस आया बेसिकली। तो उस IP एड्रेस को लेने के लिए मुझे फेसबुक को प्रोफाइल लिंक देना होगा। तो जब भी आपसे कोई ये कहे कि तेरी फ़ोटो वायरल हो रही है या तेरे बारे में किसी ने कुछ लिखा है, जो भी देख रहा है उसको बोलिए भाई तू इस 3 डॉट को क्लिक कर और अगले पेज पे जो प्रोफाइल लिंक आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने वो स्क्रीनशॉट नहीं दिया और वो बंदा लॉग आउट कर गया तो नहीं मिलेगा। तो आप चाहे कितनी कंप्लेन कर दें, वो बंद करनी पड़ेगी हमें। हम लिखेंगे कि ये ज़रूरी डाटा दिया नहीं इन्होंने, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो फेसबुक पे ये करना है। व्हाट्सएप पे क्या करना है? व्हाट्सएप पे जो क्राइम हो रहे हैं, हम उस चीज़ को थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा अभी आपको, जो बेसिकली इस टाइम ट्रेंडिंग क्राइम्स हैं। व्हाट्सएप वेब होता है, आप अपना फ़ोन किसी को ना दें। मेरे को 40 सेकंड के लिए आप अपना फ़ोन दे दीजिए, मैं आपके स्टोर से, एप्पल स्टोर हो, एंड्रॉयड हो या फिर आपका iOS है, उसमें 40 सेकंड में ऐसी चीज़ मैं डाउनलोड कर सकता हूं जिससे आपके फ़ोन का कंप्लीट एक्सेस, मिरर इमेज मेरे पास चल जाएगी। बिल्कुल, आप अपना फ़ोन किसी दोस्त के हाथ में बिल्कुल भी ना दें। वो आपकी, ऐसा भी हो सकता है गूगल में जाके एक सेटिंग ऑन कर देता है तो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो एग्जैक्टली पता चलता रहता है। तो आप जब भी किसी को अपना फ़ोन देते हैं तो आप डेंजरस सिस्टम पार कर रहे हैं, आप खतरनाक सिस्टम है ये। सब आज की डेट में यूज्ड है इस चीज़ से, सबको पता है। मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा तेज है, चाहे मैं साइबर इंस्पेक्टर हूँ।
तो आप सब लोगों को ये सारी बातें पता हैं जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हो, इसलिए शिकार हो जाते हो। तो आप अपना फ़ोन दूसरे व्यक्ति को ना दें बिल्कुल भी, और उसमें समस्या आएगी। खासतौर पे लड़कियां जब अपने फ़ोन की रिपेयर कराने के लिए जाएं या कोई उसमें कमी आ गई है, तो आप अपने किसी फ़ोन वाले को फ़ोन को ना पकड़ाएं। अगर उसमें कुछ है तो किसी भी कीमत पर उस फ़ोन में से उसको डिलीट करें, अन्यथा गैलरी से साफ़ करें। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, फिर वो ब्लैकमेल करने लगता है आपको। जाने अनजाने आपकी उम्र पे हम गलत कार्य करते हैं, और वो सबकी उम्र पे होता है, इस उम्र पे होता है, सभी के साथ होता है, लेकिन उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी ये नेवर क्लिक द फोटोग्राफ्स इन एनी सिचुएशन एंड एनीवेयर। प्राइवेट पार्ट का प्राइवेट जगह पे, प्राइवेट कमरे में, किसी बाहर खुले स्थान पर फोटो कभी खींचो मत किसी को खींचने दो। समझ में नहीं आई? प्राइवेट रहो। ये सारी चीज़ें थी। तो आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। फेसबुक के बारे में मैंने बता दिया, शिकायत करनी है ये बता दिया, सोशल मीडिया पे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे प्राइवेट रहना मैंने ये बता दिया। अब हम फाइनेंशियल क्राइम पे आते हैं। फाइनेंशियल क्राइम पे मैंने आपको बता दिया कि आपका कोई भी डेटा जब भी आप जाता है कहीं पर, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है OTP।